डियर स्टूडेंट, आज हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखा वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और उसके जो सुधार उसके कार्यकाल में हुए थे, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र में हो जिसमें दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते थे। कॉर्नवालिस कोड के बारे में हमने चर्चा की थी। कॉर्नवालिस ने पुलिस की व्यवस्था किस प्रकार करता है, किस प्रकार वेतन बढ़ाता है, भ्रष्टाचार पर रोकने पर कुछ कदम उठाता है, प्रशासनिक व्यवस्था का किस प्रकार वह यूरोपीयकरण करता है, और उसका स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी हमने काफी चर्चा की। उसके बाद महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल की कड़ी में लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है। इसमें देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पश्चात सर जॉन सॉर, जो 1793 से 98 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1786 से 93 ईस्वी, और 93 से 98 अब सर जॉन सॉर है, और उसके बाद कार्यकाल शुरू होता है लॉर्ड वेलेस्ली का। तो सर जॉन सॉर का जो शासनकाल है किसी भी दृष्टि से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहा। उसके बाद कॉर्नवालिस के ही समान उसने विदेशी राज्यों के मामलों में तटस्थता की नीति अपनाई और एक शांतिपूर्ण उसका कार्यकाल निकलता है। इसके फलस्वरूप देशी राज्यों को अपनी शक्ति बढ़ाने का सुअवसर इसके समय प्राप्त हो जाता है, जॉन सॉर के समय। ऐसी ही परिस्थिति में अप्रैल 1798 ईस्वी में मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल भारत बनकर आता है। भारत आने के पश्चात उसने कंपनी राज्य की सीमा का विस्तार का कार्यक्रम बनाया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने एक नई नीति अपनाई जो सहायक संधि के नाम से विख्यात है। तो वेलेस्ली को सहायक संधि का एक तरीके से पर्याय माना जाता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। और इस सहायक संधि के बारे में हम एक अलग से पूरी एक क्लास लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो भारत की राजनीतिक अवस्था क्या थी, कि सर जॉन सॉर के समय किस प्रकार देशी शक्तियां अपना अवसर पाकर अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। तो उस समय तक ये राजनीतिक अवस्था 1798 ईस्वी तक क्या हो जाती है, तो उसको हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली के भारत आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के बिल्कुल प्रतिकूल थी। अंग्रेजी राज बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, उत्तरी सरकार तथा मैसूर राज्य के कुछ भाग तक ही सीमित था। अवध और कर्नाटक के राज कंपनी के संरक्षण में थे। कंपनी की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक ठीक थी तथा यूरोप और भारत के मध्य सामुद्रिक मार्ग पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो इस प्रकार कंपनी की आंतरिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी, परंतु उसे अनेक भारतीय शक्तियों से अभी खतरा बना हुआ था। इस समय भारतीय राजनीति की उस समय प्रमुख प्रवृत्तियां जो शक्तियां थी, उसमें मराठे, मैसूर का राज्य, हैदराबाद के निजाम, दिल्ली का मुगल सम्राट एवं अवध का नवाब, ये प्रमुख शक्तियां थी जो काफी अपने आप को थोड़ा शक्तिशाली बनाने की तरफ अग्रसर थे ये लोग। यद्यपि इन विभिन्न शक्तियों में आपसी तालमेल भी नहीं था, तथापि प्रत्येक शक्ति अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना रखती थी। तो ऐसी स्थिति में कंपनी शासन के लिए कहीं ना कहीं वो घातक बन सकते थे। अगर वो सभी एक हो जाते हैं तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो ऐसे समय पर लॉर्ड वेलेस्ली को भारत भेजा जाता है कि आगे जो ये शक्तियां उभर कर धीरे धीरे अपने पैर पसारना शुरू कर रही है, इन पर काबू कैसे पाया जाए। तो हम एक एक करके इन शक्तियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। इन लोगों ने अपना किस प्रकार धीरे धीरे करके थोड़ा विस्तार कर रहे हैं, और उनमें सबसे पहला नाम आता है मराठा संघ का। इसमें देखते हैं कि तत्कालिक भारतीय राजनीतिक स्थिति में सबसे अधिक जो शक्तिशाली थे वो मराठा संघ ही माने जाते हैं।
क्योंकि पेशवा माधवराव के समय में मराठों की शक्ति का काफ़ी विस्तार हुआ था और 1795 ईस्वी में खुर्दा की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों खुर्दा की लड़ाई में अंग्रेजों के मित्र निजाम को पराजित कर पेशवा ने निजाम के राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। अब इससे मराठों की शक्ति का विस्तार भी कहीं ना कहीं होता है। उसकी मृत्यु के पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय गद्दी पर बैठता है और वह एक कमजोर शासक सिद्ध होता है, जिसके कारण मराठों में आपसी कलह एवं वैमनस्य प्रारंभ होता है, जिसने मराठों की शक्ति को दुर्बल करना प्रारंभ कर दिया। पेशवा के कमजोर होने के बावजूद मराठा संघ के कुछ सदस्य अत्यंत शक्तिशाली थे। बड़ौदा के गायकवाड़ के अतिरिक्त भोंसले, सिंधिया और होलकर तीनों ही अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना रखते थे। सिंधिया का जो क्षेत्र था वो उत्तर में यमुना और चंबल नदी से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक का विस्तृत क्षेत्र था। यानी कि यमुना से तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो सिंधिया के अधिकृत था। उसने मुगल सम्राट शाह आलम को भी अपने संरक्षण में ले रखा था और दिल्ली की राजनीति पर अधिकार उसने कर रखा था। फ्रांसीसियों की सहायता से वह अपनी सेना का पुनर्गठन कर रहा था। दूसरी तरफ देखते हैं कि होलकर और सिंधिया जो थे उनमें आपसी प्रतिद्वंदिता थी और दोनों ही पेशवा पर अपना प्रभाव रखते थे। भोंसले की सीमाएं बंगाल और मद्रास की अंग्रेजी सीमाओं को विभाजित करती है। बंगाल का जो क्षेत्र था और मद्रास का जो क्षेत्र था, अधिकार कहीं न कहीं अंग्रेजों का ही था, लेकिन उनकी सीमाओं को ये निर्धारित करती है। सभी मराठा सरदार साधन संपन्न और अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे, उनके सबके अपने हित थे। तो उस समय ये मराठों की स्थिति थी कि किस प्रकार मराठा शक्ति के जो महत्वपूर्ण स्तंभ थे, चाहे वो भोसले हैं, सिंधिया है, चाहे होलकर है, वो लोग महत्वपूर्ण सरदार थे और अंग्रेजों से कहीं ना कहीं नफरत भी करते थे, लेकिन आपस में भी इन लोगों की नहीं बनती थी। तो ये कंडीशंस उस समय थी और वेलेस्ली किस प्रकार इनसे पार पाता है वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद आता है हैदराबाद के निजाम। निजाम चूंकि अंग्रेजों का ही मित्र था, परंतु सर जॉन शोर ने खुर्दा के युद्ध के अवसर पर मराठों के विरुद्ध निजाम की सहायता नहीं की, तब वह अंग्रेजों का विरोधी हो गया। खुर्दा का युद्ध पीछे 1798 में हुआ था। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी पर भरोसा करना अधिक उचित समझा। किसने? निजाम ने। और फ्रांसीसियों को उसने अपने दरबार में नौकरी देना शुरू कर दिया तथा फ्रांसीसी ढंग पर ही अपनी सेना का पुनर्गठन वो लोग करने लगे। परिणाम ये निकला कि हैदराबाद राज्य में फ्रांसीसी प्रभाव अब बढ़ने लगा और ये प्रक्रिया कालांतर में अंग्रेजों के लिए घातक बन सकती थी, क्योंकि फ्रांस और अंग्रेज यूरोप की राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और उसका प्रभाव कहीं न कहीं भारत पे पड़ना स्वाभाविक था। तो वो किसी हालत में कोई भी जो शक्ति थी, रियासत थी, उसमें फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो ये कंडीशन हैदराबाद के निजाम की थी उस समय। अगला देखते हैं कि मैसूर का टीपू सुल्तान। हैदर अली मैसूर राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रमुख संस्थापकों में इसका नाम आता है, लेकिन 1782 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वो मैदान में मारा जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बनाया जाता है मैसूर का। लेकिन इस समय जो वेलेस्ली था, उस समय स्थिति दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रबलतम शत्रु मैसूर का शासक टीपू सुल्तान को माना जाता है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत जो 1792 में लड़ा गया था, 90 से 92 के बीच में, अंग्रेजों, मराठों और निजामों ने मिलकर उनके राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि तीनों शक्तियां एक साथ लड़ी थी टीपू के विरुद्ध। टीपू अपने अपमान और पराजय को भूला नहीं था और वह अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था तथा अंग्रेजों से बदला लेने का मौका धीरे धीरे वो तलाश रहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध में विदेशी शासकों की सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहा था और इसी उद्देश्य से उसने फ्रांस, तुर्की, अफगानिस्तान एवं अन्य देशों में अपने दूत भेजकर
सहायता की मांग की। फ्रांसीसी की मदद से वह अपनी सेना का पुनर्गठन भी कर रहा था। तो अंग्रेजों को जो सबसे ज्यादा खतरा था कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान से था, क्योंकि तृतीय आंग्ल युद्ध का बदला कहीं ना कहीं वो लेना चाहता था। अगली कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं कि मुगल सम्राट शाह आलम शक्तिहीन होने के बावजूद अभी भी सिद्धांततः समस्त भारत का सम्राट था। शाह आलम सेकंड उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर मराठों ने उसे अपने संरक्षण में ले रखा था और भारत के नाम मात्र की राजधानी दिल्ली पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। अफगानिस्तान का शासक जमान शाह भी शाह आलम को अपने प्रभाव में लेकर दिल्ली पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। तो सिद्धांततः सम्राट था मुगल जो शाह आलम सेकंड था। तो ये स्थिति थी मुगल सम्राट की उस समय। जो कोई भी मराठा हो चाहे अफगान की हो कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं दिल्ली पर अपनी संभावनाएं तलाश कर रहे थे। उसके बाद देखते हैं अवध या कर्नाटक की स्थिति। ये दोनों ही राज्य कंपनी के संरक्षित राज्य थे। निरंतर अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण इन राज्यों का प्रशासन और आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और जनता में यहाँ भी असंतोष काफी व्याप्त था। तो ये भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं विरोध कर सकते थे। अगला कह सकते हैं कि सिख राज्य जो था, क्योंकि पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों का राजनीतिक उत्कर्ष हो चुका था, क्योंकि रणजीत सिंह ने धीरे धीरे करके अपनी शक्ति संगठित की और सिखों को वो चरम पर पहुंचाता है। तो सिखों का उदय किसी भी समय अंग्रेजों के लिए खतरनाक बन सकता था, अतः उन पर भी निगाह रखना आवश्यक था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अनेक प्रतिद्वंदी उस समय थे। अब इन सभी प्रतिद्वंदी, चाहे वो हैदराबाद के निजाम हो, चाहे मराठा संघ में महत्वपूर्ण सरदार हो, मुगल सम्राट प्रतीक के रूप में ही चाहे सम्राट हो, लेकिन दूसरी शक्तियां दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करने के कारण वो भी राजनीति का गढ़ बना हुआ था। अवध कर्नाटकों में भी कुछ असंतोष व्याप्त था और सिख राज जो रणजीत सिंह था उससे भी अंग्रेजों को लड़ना था और उनसे किस प्रकार संबंध स्थापित करना था, वो सब चीजें हम देखेंगे आगे। तो ये तो थी उस समय यहाँ के राज्यों की स्थिति। उसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उस समय क्या थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी अंग्रेजों के प्रतिकूल थी, अच्छी नहीं थी, क्योंकि यूरोपियन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट बन चुका था। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट बहुत महत्वपूर्ण शासक था उस समय और यूरोपियन राजनीति को का ध्रुवीकरण कहीं न कहीं नेपोलियन बोनापार्ट उस समय था और पूरे यूरोप को रौंदता हुआ 1798 ईस्वी तक वो मिस्र तक पहुंच गया था और उसने टीपू सुल्तान को भी पत्र लिखकर सहायता का आश्वासन दे दिया था। तो संभवतः नेपोलियन भारत पर आक्रमण कर फ्रांसीसियों के पुराने दुश्मन अंग्रेजों को परास्त करना चाह रहा था। नेपोलियन ने रूस से मिलकर हेरात और कंधार स्थित स्थल मार्ग से भारत विजय की योजना भी बना ली। भारत के अंदर अनेक राज्यों में फ्रांसीसियों का प्रभाव पुनः बढ़ने लगा। टीपू सुल्तान तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन से इतना अधिक प्रभावित था कि वह फ्रांस का झंडा भी अपने ही फहराता था। तो टीपू सुल्तान यह देख रहे हैं पूरी तरह से नेपोलियन या फ्रांस से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उनका झंडा भी वो साथ लेकर चलता था। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंग्रेजों के जो सबसे बड़े दुश्मन थे फ्रांसीसी थे और वे भारतीय राजनीति में पुनः अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहे थे। पुनः मतलब जो पहले स्थिति डुप्ले के समय थी उस स्थिति को वापस वो लाना चाहते थे। तो ऐसी ही विषम परिस्थितियों में मार्क्विस वेलेस्ली भारत आता है और अपने साहस और कूटनीति के बल पर 7 वर्षों की छोटी सी अवधि में ही उसने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और कंपनी की सीमा का विस्तार वो करता है। तो वेलेस्ली ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नई नीति अपनाई जो भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो उसका एक अचूक शस्त्र के रूप में उसको इस्तेमाल करता है।
तो वेलेस्ली के अधीन जो कंपनी का विस्तार वो किस प्रकार करता है कि वेलेस्ली भारतीय राजनीति को अच्छी तरह से परख चुका है कि कौन कौन सी शक्तियां है, मुंह उठाए बैठी है, क्या करना चाहती है, कहाँ पे असंतोष है, यूरोपीय राजनीति का कितना हस्तक्षेप यहाँ पे हो सकता है। तो वो सारी कंडीशंस उसको पता था और वह समझता था कि कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर की हस्तक्षेप की नीति से कंपनी शासन के हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक जो चल रही थी कि अंग्रेज है किसी भी राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उस नीति पर ही वो दोनों गवर्नर जनरल चल रहे थे। भारतीय राजनीति को कंपनी के अनुकूल बनाने और कंपनी की सीमा में विस्तार करने के लिए हस्तक्षेप और सक्रिय नीति की आवश्यकता जरूरी थी। इसलिए वेलेस्ली का मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना और फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट करना। दो उद्देश्य लेकर आया था, कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना तथा फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट करना। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने कुछ शत्रु राज्यों से युद्ध किया, कुछ अनेक राज्यों से जबरदस्ती सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया तथा कुछ राज्यों को कुशासन के आधार पर कंपनी के संरक्षण में ले लिया, है ना। तो उसने बहुत से हथकंडे अपनाए और उसके तहत ही वो अपने कंपनी का कहीं ना कहीं विस्तार करता है। तो ये था वेलेस्ली की समय की स्थिति, और किस प्रकार विस्तार करेगा वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसका जो एक अचूक शस्त्र था भारतीय रियासतों के प्रति सहायक संधि, उसको हम देखेंगे और किस किस राज्यों के साथ वो सहायक संधि करता है, कब करता है, क्यों करता है, उद्देश्य क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले हैं, इन सब पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं।